हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसमें ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए। जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकता है। इसमें हमने 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस मतलब 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं 51 से कंटिन्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही सारे PYQ और NCERT सॉल्यूशंस मिलते रहे। जिसने NCERT सॉल्यूशंस भी नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। 6th स्टैंडर्ड सोशल साइंस 2024, ज्योग्राफी का भी 24 ऐसा लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं क्योंकि NCERT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं 51 वाला क्वेश्चन। सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान कीजिए। ये 8th स्टैंडर्ड का है और यहाँ पे ना बहुत सारे नाम दिए गए हैं, 4 नाम हैं। ठीक है, और इसमें से आपको मतलब बताना है कि जो घासीदास है उन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, जो पेरियार है उन्होंने कौन सा किया था, डेरोजियो ने कौन सा किया था और अम्बेडकर जी ने कौन सा किया था। ठीक है, तो जो घासीदास है, अब देखो इसमें से हमको एक भी पता होता है ना तो आराम से क्या हो सकता है, आंसर हमको मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है घासीदास, उन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, सतनामी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सतनामी आंदोलन। ठीक है, तो घासीदास का क्या है, सतनामी आंदोलन। एंड पेरियार का कौन सा है, जो पेरियार है उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन। और जो घासीदास है उन्होंने सतनामी आंदोलन स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट का थर्ड और बी का फर्स्ट ये वाला है ना। तो ये वाला आंसर आपका सही है, क्योंकि कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि बी का फर्स्ट आंसर है, बाकी बी का आंसर किसी में भी नहीं दिया है, तो तुरंत ही आपको आँख बंद करके इसी को आंसर को ढूंढ लेना है। ठीक है, तो सी का आंसर क्या है, सेकेंड। डेरोजियो ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, यंग बंगाल आंदोलन, और अंबेडकर जी ने मंदिर में प्रवेश करवाया था। ठीक है, तो इसमें से ना ये पेरियार वाला 3-4 बार क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप पूरा अच्छे से याद कर लेना कि इनका पूरा टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इनका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं 52 वाला क्वेश्चन। आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं वो किससे उत्पन्न हुई हैं? ठीक है, ब्राह्मी से, बांग्ला, तमिल या फिर देवनागरी। ठीक है, तो देखिए सबसे आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। कौन से लिपि से? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। 53 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में महापुरापाषाण युग के दौरान शतुर्मुख होते थे। बी है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शतुर्मुख के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। इसमें से सही विकल्प आपको बताना है कि ए और बी में से कौन सा सही है। ठीक है, तो बात करें अगर हम पुरापाषाण काल में ना, तो शतुर्मुख होते थे, ये बात तो सही है, और उसके अंडों के छिलके भी मिले हुए हैं। तो ए और बी ये दोनों ही बातें इसके बारे में सही है। ठीक है, और अंडों के छिलकों को रखा भी गया है म्यूज़ियम वगैरह में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें, मतलब कि मैच द कंट्री ऑफ देयर कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी कौन से कंट्री में है उसके साथ आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप कोई भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो तो आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पुर्तगाल है वो कहाँ पर है, पुर्तगाल का मैचिंग किसका आएगा, ब्राज़ील के साथ। ठीक है, और फर्स्ट जो है फ्रांस का आएगा सेंट डोमिंग्यू। ठीक है, सेंट डोमिंग्यू। सी का आंसर है आपका इंग्लैंड आएगा जमैका, और डी स्पेन का आएगा वेनेजुएला। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो वापस से इसका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 55 क्वेश्चन। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग कैसी थी? साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं। अंग्रेज़ों को अजय और
सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई है ये साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग, या फिर भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है। तो देखिए ये तो इसमें बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, सही क्या है, ए, बी और सी, कि इसमें क्या है, साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ हैं, है ना, शक्तिशाली रूप में हमको प्रस्तुत करती है और यूरोप में ये बहुत लोकप्रिय हुई है। चलिए, तो ए, बी, सी जो है वो सही है। देखते हैं 56 क्वेश्चन। आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी किताब का नाम है। तो इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है बताना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही का विकल्प चयन करना है। ठीक है, तो यह अकबरनामा का दूसरा भाग है। यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण करती है। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण करती है। यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में आपको मिलेगा, और बहुत सारे चीज़ों का सांख्यिकी विवरण भी देती है। तो सी और डी तो सही आंसर है इसका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 57th वन। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं। पहले के टाइम पे जो ड्राइंग होती थी वो किसके ऊपर, जो मिनिएचर पेंटिंग होती थी वो किसके ऊपर बनाई जाती थी। ठीक है, तो पात्र पे, या फिर ताड़पात्र, कागज़ या फिर लकड़ी की तख्ती। तो देखिए पहले के टाइम पे ना जो बनाई जाती थी वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ताड़पत्र पे बनाई जाती थी, सी, कागज़ पे भी बनाई जाती थी, और डी, लकड़ी की तख्ती पर भी बनाई जाती थी। सो बी, सी, डी ये तीनों सही आंसर है। पात्र जो है गलत है। तो ये बी, सी, डी कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 58 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था, ये आपको बताना है। ये आपको 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, सिविक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो वास्को द गामा, इब्न बतूता, सेंट मार्टिन या फिर शंकराचार्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 58 का जो आंसर है वो है आपका सेकंड, इब्न बतूता। जब इब्न बतूता इंडिया में आए थे तो इन्होंने केरल की विविधता के बारे में और मुसलमान समुदाय के बारे में लिखा हुआ था। तो आंसर क्या है, इब्न बतूता, है ना, और उसमें गाना भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख किया हुआ है। वेतन की समानता, संपत्ति का समानता, रोजगार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। तो देखिए इसमें प्रस्तावना में किसकी बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता, मतलब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। किसकी बात की है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात की हुई है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग लगा देंगे संपत्ति में समानता, वेतन में समानता, बट किसकी समानता की बात हो रही है, यहाँ पे प्रतिष्ठा की समानता की बात हो रही है। और 60 वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये बताना है। सो वार्ड कमिश्नर का पद निर्वाचित होता है, मतलब कि उसको नियुक्ति होती है, उनका मतलब निर्वाचित होता है, इलेक्शन होता है उसके ऊपर। या वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर परिषद करते हैं, या फिर वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो 60 का आंसर क्या होगा, 60 का आंसर है आपका सेकंड वाला, क्योंकि कमिश्नर का इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर वाले भी नहीं करते हैं। ठीक है,
उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। पर ये जो होते हैं ना वार्ड काउंसलर, इनका एक निर्वाचित सदस्य होता है। तो वार्ड काउंसलर क्या होता है, एक निर्वाचित सदस्य होता है, मतलब वार्ड काउंसलर इज़ एन इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, वार्ड काउंसलर का इलेक्शन होता है, इसके अलावा इसका इलेक्शन नहीं होता। ये लोग भी किसी का इलेक्शन नहीं करते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून हैं जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, शिशु सदन होना चाहिए, या फिर सैनिटरी पैड निकालने की मशीन होनी चाहिए, या फिर महिला अध्यक्ष होना चाहिए, या फिर यातायात होना चाहिए। तो सही आंसर है इसका शिशु सदन होना चाहिए अगर किसी भी संस्था में 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। रोज़ा पार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड के सिविक्स में दिया हुआ है। तो रोज़ा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु है ना। तो रोज़ा पार्क जो है ना उनको सीट से उठा दिया गया था। ठीक है, तो क्यों उठाया गया था, कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ से, जेंडर अधिकार आंदोलन, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, या फिर श्वेत महिलाओं के लिए न्याय का आंदोलन। तो देखिए इसमें किस में आएगा, ये जो आएगा नागरिक अधिकार आंदोलन के सबको सब जगह जाने का क्या है, राइट्स होना चाहिए, है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। मतलब मीडिया का जो एजेंडा होता है ना वो जो तैयार करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि मीडिया वाले विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा सेंसर किया जाएगा, मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना, एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं होता है, या फिर मीडिया जो है वो मीडिया के द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। तो मीडिया के संदर्भ में एजेंडा का मतलब क्या होता है कि मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, मतलब कि सेक्युलर कंट्री है हमारा, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए न राज्य न धर्म एक दूसरे के मामले में दखल दे सकते हैं। ओके, भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए, राज्य समुदायों के निजी कानूनों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या फिर D1 है राज्य द्वारा प्रयास करना चाहिए कि धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित न करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकुलर कंट्री का मतलब होता है कि जो भारतीय राज्य जो है ना उनको धर्म से क्या करना चाहिए, एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, किसी की भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी राज्य को। और एक आपका D वाला सही है कि राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित न करे। ठीक है, तो B और D जो है एकदम सही है सेक्युलर कंट्री के लिए। सो ऑप्शन नंबर C जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला। 1952 से लेकर 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षण था। ठीक है, 2019 तक किसके लिए आरक्षण था, अनुसूचित जाति, एंग्लो भारतीय समुदाय, महिलाएं, या फिर अनुसूचित जनजाति। तो इसका आंसर क्या होगा आपका A, B एंड D। ठीक है, महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है आज भी। अनुसूचित जातियाँ, एंग्लो भारतीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, आरक्षण है कहाँ पर, संसद में, मतलब कि पार्लियामेंट में। तो सही आंसर है आपका A, B एंड D, A, B एंड D। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। 66 की बात कर लेते हैं। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जब था उसके बाद कौन सा न्यायालय हमारे कंट्री में आया। ठीक है,
तो मतलब कि फेडरल कोड ऑफ इंडिया जो है वो इनमें से किसके पूर्ववर्ती है, मतलब किसका इससे पहले कौन था, मतलब फेडरल कोड था तो किसके पहले था, सर्वोच्च न्यायालय के पहले, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सही आंसर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इससे पहले हमारे इंडिया में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया चलता था, इसके बाद चेंज होकर क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 वाला। भारतीय अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराए। राज्य का क्या कर्तव्य है वो आपको बताना है। तो सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण देना, कानूनी सहायता करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या फिर धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश करना। तो सही आंसर क्या है, कानूनी सहायता करना। 39A के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि कानूनी सहायता वो करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 वाला। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया। ठीक है, तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी 2005 के अकॉर्डिंग मुस्लिम समुदाय के हाशियाकरण के ऊपर क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था, क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ाई की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा था, तो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था मतलब कि पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो भारत में कपड़ा उद्योग जब हुआ तो उससे पुटिंग आउट का प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो व्यापारी होता है ना, व्यापारी द्वारा बुनकर को क्या करते हैं वो लोग, जो व्यापारी होते हैं वो बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाते हैं और इसके बाद बुनकर से क्या करते हैं, बुना हुआ सामान मतलब कि कपड़े लेते हैं और मार्केट में जाके बेचते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है पुटिंग आउट प्रणाली का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 क्वेश्चन। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी। 1994 में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की सरकार थी पहले। ठीक है, 1994 में नहीं, उससे पहले रंग भेद की सरकार थी जो कलर के ऊपर क्या करते थे, भेदभाव करते थे। और 1994 में जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए दक्षिण अफ्रीका को, तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। कौन सी सरकार बनी, लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो यहाँ पे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस मतलब कि 51 से लेकर 70 तक के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो है PYQ मिलते रहे और NCERT सॉल्यूशंस भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।